मम्मा चल मैं चाय बनाती हूँ। ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एक बार बता दो कोई। यस सर। चलो यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। अ, आज से हम जो समर इंटर्नशिप है ऐप डेवलपमेंट में वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम फ्लटर फ्रेमवर्क में करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सब अपनी एक बार इंट्रोडक्शन दे दो, अपना नाम, अपनी ब्रांच और अपना ईयर बता दो एक बार। आरव वर्मा से स्टार्ट कर लो। Hello, my name is Arav Verma. I am from UIT EC branch. ईयर कौन सा है आपका? Sir, first year. ठीक है ठीक है, ओके। Hello, I'm Anish from CSC second year UIT. रस्तु दलाल। Hello, I'm Arastu Dalal from second year CSC, now going to third. अर्नव जोशी। Hi everyone, I am Abhijit and I am currently in second year UIT ECE ब्रांच कौन सी है आपकी? ECE ईयर? second year. ठीक है। अभिजीत राठी जी। Hello, my name is Ajit. आवाज़ नहीं क्लियर आ रही तेरी। I am from second year CSC. हाँ। चाहुल। Hello everyone, I am Chahul Singla from CSC branch second year UIT. चिरंजीव दास। Hello everyone, I am Chiranjeev Das, IT third year. देवेंद्र कुमार। Hello, I am Devinder Kumar from IT branch UIT second year. ठीक है। दीपक कुमार। Hello, myself Manish Kumar. I am from Triple E second year. Hello everyone, myself Deepak Kumar. I am from CSC branch from UIT second year. ठीक है जी। अंकित पांडे। Hi everyone, myself Ankit Pandey, EC second year. गजेंद्र भाई। Hello everyone, I am Vijender from CSC second year. गीतांश। Hello, I am Gitansh from CSC second year. गौरव। Hello, I am Gaurav Chahal from CSC second year. ज्योत्सना शर्मा। ज्योत्सना शर्मा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। Hello, I am Jyotsna. I am from IT third year. ठीक है जी। कृति पॉल। Hello, I'm Kriti. I'm from IT third year. कुशाग्र सिंह। Hello everyone, myself Kushagra, ECE first year. मनीष कुमार। आपकी तो चलो होगी पहले ही। ऋषिता गर्ग। Hello everyone, I'm Nishita from ECE second year. तनीषा गुप्ता। Hello, my name is Tanisha Gupta. I am from third year UIT in EC branch. Thank you.
ठीक है जी। वर्धन। Hello, I am Vardhan. वर्धन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर वर्धन जी। मैं ट्रिपल ई थर्ड ईयर से। ठीक है जी। विनीत कुमार। Hello everyone, this is Vinit Kumar from ECE second year. विवेक। Hello everyone, I am Vivek from IT second year. यशिक जैन। I am Yashik, CSE second year. चलो, मैं सेकंड ईयर से हूँ, मेरा नाम अमानत सिंह है और CSE ब्रांच से हूँ मैं। और फ्लटर में मैंने फ्लटर का आपको इंटर्नशिप के कोर्स में सेशन लेने हैं आपके, तो आज से स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लटर ऐप डेवलपमेंट यूजिंग फ्लटर। जब हम ऐप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम ऐप्स डेवलप करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे कि एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया। ये 2 मेन प्लेटफॉर्म हैं जिस पे हम डेवलपमेंट करते हैं। तो ये 2 टाइप्स की है, नेटिव ऐप डेवलपमेंट और क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट। ये एक एंड्रॉयड और iOS डेवलपमेंट का रोड मैप है जिसका लिंक ये है, और ये आपको PPT शेयर कर दी जाएगी, उससे देख लेना, पूरा डेवलपमेंट का रोड मैप आ जाएगा। इसमें मैंने एक पार्ट उठाया है बैक एंड और फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में एंड्रॉयड और iOS, एंड्रॉयड क्रॉस प्लेटफॉर्म और iOS होता है, जिसमें एंड्रॉयड में हम जावा और कोटलिन की लैंग्वेज की मदद से डेवलपमेंट कर सकते हैं। iOS में स्विफ्ट का यूज़ करते हैं और कई जगह ऑब्जेक्टिव सी का भी यूज़ करते हैं। और क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए हम मेनली हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म हैं डेवलपमेंट के लिए, एक रिएक्ट नेटिव है और एक फ्लटर है। ये इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। नेटिव ऐप डेवलपमेंट क्या होती है, इसमें हम जैसे एंड्रॉयड हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके लिए हम एक बार कोड लिखते हैं और वो कोड सिर्फ एंड्रॉयड में ही चलेगा, iOS में नहीं चलेगा, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज में लिखेंगे, कोटलिन या जावा में एंड्रॉयड के लिए, और iOS में स्विफ्ट की मदद से लिखेंगे कोड। इसकी एक फ़ायदा ये है कि नेटिव होने के कारण हम डिवाइस के सारे जो भी फीचर्स मिलते हैं हमें नेटिवली वो एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन और इसका ये एक और भी फ़ायदा है कि इसकी स्पीड ज़्यादातर क्रॉस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ही होती है। पर इसकी जो कमी है वो ये है कि जैसे हमने कोई स्टार्टअप लॉन्च करना है या कोई कंपनी है, उसके पास अगर एंड्रॉयड का डेवलपर है और उसने ऐप iOS में बनवानी है, ऐप स्टोर में लॉन्च करनी है उस ऐप को, तो उसको हायर करना पड़ेगा डिफरेंट इंजीनियर। तो उसकी वजह से ये कॉस्टली हो जाता है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट कोड लिखना पड़ेगा। उसी केस में अगर हम क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें हम एक ही बार कोड लिखते हैं, मतलब सिंगल कोड लिखेंगे। जैसे C++ का एक कोड है वो लिख दिया, वैसे C++ यूज़ नहीं करते, जैसे एक बार कोड लिख दिया हमने और वही कोड कंपाइल होके डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा। इसके हमारे फ़ायदे यही हैं कि एक बार ही कोड लिखना पड़ेगा तो रैपिडली डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल कोड बेस है। इससे प्रोडक्ट की मेंटेनेंस भी अच्छी तरह से होगी, क्योंकि अगर हमने कोई फ़ीचर नया ऐड करना है अपनी ऐप में, अगर हम नेटिवली बना रहे हैं एंड्रॉयड और iOS पे, तो दोनों कोड बेसिस में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक कोड बेस को चेंज करके हम दोनों पे वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कॉस्ट तो रिड्यूस होगी क्योंकि इंजीनियर्स की कम ज़रूरत पड़ेगी और कोड को रीयूज़ भी कर पाएंगे हम। इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म, तो हमने इस कोर्स में क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट का ही फ्रेमवर्क चूज़ किया है, फ्लटर। और मेनली 2 प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, फ्लटर है और एक रिएक्ट नेटिव है। तो हम बात करते हैं कि हमने फ्लटर को रिएक्ट नेटिव के ऊपर चूज़ क्यों किया है। मेन जो पॉइंट है हमने चूज़ करने का वो ये है कि परफॉर्मेंस में जो फ्लटर है वो उसकी परफॉर्मेंस नेटिव ऐप डेवलपमेंट के उसके लेवल की होती है, मतलब उतनी परफॉर्मेंस देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इसका डाट लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम फ्लटर को लिखने के लिए, वो पहले कंपाइल होती है वो नेटिव प्लेटफॉर्म में, एंड्रॉयड की नेटिव
लैंग्वेज में कंपाइल होती है कॉटलिन में, और iOS में नेटिवली कंपाइल हो जाती है उस कोड में, फिर वो कोड जाके उस डिवाइस पे रन करता है। लेकिन रिएक्ट नेटिव पे ऐसा नहीं होता, उस पर अपना वो सीधा जावास्क्रिप्ट का कोड ही रन करता है। और एक और फीचर जो बढ़िया है इसमें फ्लटर में, वो ये है कि हॉट रीलोड का फीचर। जब भी हम कोड में कोई चेंज करते हैं तो ऐप का सिर्फ जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसको ऐप को रन कर रहे होते हैं अपने जब हम कोड करते हैं, तो जितना हम कोड चेंज किया सिर्फ उतना ही चेंज अगर रिफ्लेक्ट हो जाके ऐप पे, उसको हॉट रीलोड का फीचर कह देते हैं। और ये जो फ्लटर का हॉट रीलोड का फीचर है वो बहुत फास्ट और रिलायबल है उससे, रिएक्ट नेटिव से। बाकी ये दोनों तो बेसिक कॉमन ही पॉइंट है कि कोड शेयर होता है। उसमें मेनली 2 प्लेटफॉर्म्स के लिए है, रिएक्ट नेटिव में एंड्रॉयड और iOS के लिए, लेकिन फ्लटर में हमारा iOS के लिए भी बन जाता है, एंड्रॉयड के लिए भी, लिनक्स के लिए भी, वेब के लिए भी, मैकओएस और विंडोज़ के लिए भी। जैसे फ़ोटो में देख ही सकते हैं कि ये मीम भी है एक, और एक कंपनी को कई सारे डेवलपर चाहिए, लेकिन अगर उसके पास एक फ्लटर डेवलपर है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अपनी ऐप डेवलप कर सकता है। यूआई कंपोनेंट्स तो मिलते ही हैं जो फ्लटर की टीम खुद प्रोवाइड करती है, और हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं उन कंपोनेंट्स को। तो बेसिकली फ्लटर है क्या, ये एक ओपन सोर्स यूज़र इंटरफेस फ्रेमवर्क है, और इसको गूगल ने ही बनाया था, 2017 में रिलीज़ किया था। और ये मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप के लिए बना सकते हैं इससे ऐप्स, सिंगल कोड बेस और डार्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं इसके लिए। ये कंपैरिजन है दोनों का, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर का CPU इंटेंसिविटी टेस्ट। एक ऐप, सेम ऐप फ्लटर और रिएक्ट नेटिव पे बनी हुई, वो कितनी अपना CPU कंज्यूम कर रही है उस बेसिस पे। फ्लटर का CPU कंजम्पशन बहुत कम है, मतलब CPU पे लोड कम आता है ऐप से, और मेमोरी भी फ्लटर की ऐप कम ले रही है, तो इस कारण फ्लटर इसमें परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिएक्ट नेटिव से बढ़िया आता है। लेकिन अभी जो कम्युनिटी बेस है वो रिएक्ट नेटिव का थोड़ा सा बड़ा है फ्लटर से, लेकिन बहुत तेज़ इवॉल्व हो रहा है फ्लटर। जो 2022 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो हैशटैग्स हैं फ्लटर और डार्ट, वो सबसे ज़्यादा उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे ये 2022 में। अब हम बात करते हैं जो कुछ रियल वर्ल्ड ऐप्स हैं जो फ्लटर के द्वारा बनाई गई हैं। ये मैंने कल भी इनके बारे में बताया था, और इनके बारे में कल भी बताया था मैंने जब हमारी इनॉग्रेशन थी। ये कुछ ऐप्स हैं जैसे गूगल पे इंटायरली फ्लटर पे बना है, गूगल क्लासरूम, ड्रीम11, ये सारे ऐप्स इंटायरली फ्लटर पे बने हुए हैं। और जो PUBG मोबाइल है उसका जो कम्युनिटी मॉड्यूल बनाया उन्होंने, यहाँ पे कोई ये अलाउ प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर गेम प्ले क्लिप्स एंड मोर, उन्होंने फ्लटर की मदद से ये बनाया है। alibaba.com की ऐप है जो, और eBay की ऐप, BMW की ऐप, US डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स, टोयोटा की ऐप, ये सारी फ्लटर में बनी हुई हैं। और जो अब हम इस इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट करेंगे वो हैं ये वाले, और एक जो पहले ही DIC का एक प्रोजेक्ट है मोशन सेंसिंग ग्लव का, उसके लिए भी ऐप फ्लटर में ही डेवलप की गई है। और कुछ प्रोजेक्ट्स ये हैं, और ये मेरे गिटहब का लिंक है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट भी डाले हुए हैं। उनके कुछ स्क्रीनशॉट हैं। ट्रांजैक्शन ऐप हम बनाएंगे जो बेसिक UI को यूज़ करेगी, और रो कॉलम हो गया, फ्लोटिंग एक्शन बटन हो गया, इमेज एडिशन हो गई, ये ऐप बार हो गया, ये एक्शन बटन हो गया, ये सब ऐड करना सीखेंगे। और उसके बाद एडवांस UI की मदद से कैटलॉग ऐप बनाएंगे एक, जिससे हम जैसे ये कर्व कैसे डालना है, ये अच्छे से कलर कैसे देने हैं, ये बटन कैसे, ये वाला बटन कैसे डालना है, और एनिमेशन कैसे डालनी है, हीरो एनिमेशन कह देते हैं एक एनिमेशन की टाइप को, वो कैसे डालनी है वो सब पता चल जाएगा। एक शॉपिंग ऐप बनाएंगे हम कोर्स में, जिसको हम फायरबेस से कनेक्ट करेंगे, और हम ये जैसे हम पिक्चर्स प्रोडक्ट अपलोड किए हैं हमने मैनेज प्रोडक्ट्स में जाके, और ये जो भी प्रोडक्ट्स होंगे हम अपलोड कर देंगे और यहाँ पे शो होंगे ऐप में, और हम कार्ट भी मेंटेन कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। मतलब बाय की तो ऑप्शन अभी डाल नहीं सकते,
बस डाटा मेंटेन करने की ऑप्शन डाली हुई है इसमें। और इसमें लॉगिन लॉग आउट का भी है फीचर, ये वाला लॉग आउट का। मील्स ऐप बनाएंगे, वो इसमें हम सिक्वलाइट मतलब जो हमारा नेटिव कह दें जो डाटाबेस है उसको यूज़ करेंगे। मतलब इसमें हमें वाईफाई की नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस डाटा स्टोर करने के लिए। तो ऐसी कुछ दिखेगी ऐप। और इसमें फ़िल्टर लगा पाएंगे हम, इंग्रेडिएंट्स वगैरह चेक कर पाएंगे और ये सारे फीचर्स होंगे। एक नेटिव फीचर्स को यूज़ करके ऐप बनाएंगे, फेवरेट प्लेसेस ऐप, जिसमें हम पिक्चर अपलोड, मैप, गूगल मैप्स का यूज़ कर पाएंगे और जो हमारा जो डाटाबेस है नेटिव का वो यूज़ कर पाएंगे। और फाइनली जाके हम एक इंस्टाग्राम का फुल फ्लेज्ड क्लोन बनाएंगे जिसमें बैकएंड भी होगा और फ़ोटो अपलोड हो गई, ये वाली फ़ोटो अपलोड हो गई, कमेंट्स कर पाएंगे, लाइक कर पाएंगे, एनिमेशन होंगी जैसी इंस्टाग्राम में है। और ज़्यादातर फीचर्स जो हैं ऐड पोस्ट कर पाएंगे हम, ज़्यादातर फीचर इम्प्लीमेंटेड होंगे इंस्टाग्राम क्लोन में। तो इस कोर्स में हम शुरुआत करेंगे डाटा और फ्लटर के फंडामेंटल से, बेसिक्स से, और उसके बाद एडवांस फीचर जाएंगे, मल्टी स्क्रीन ऐप्स, कस्टमाइजिंग स्टाइल्स, हैंडलिंग यूज़र इंटरेक्शंस, और उसके बाद एनिमेशंस डालेंगे बैकएंड से कनेक्ट और नेटिव डिवाइस फीचर को यूज़ करके। ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं ऐसे हम प्रोजेक्ट वाइज ही हम ये सारे फीचर सीखेंगे ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहे सीखना इनको। हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस कोर्स, वो तो पता ही है सबको, अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। कोड अलॉन्ग वैसे होगा नहीं क्योंकि टाइम कम है, लेकिन रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, उसके बाद कोड अलॉन्ग कर सकते हो। और जो डाउट्स हैं वो एंड में पूछ लेना, आज के सेशन के भी एंड में डाउट्स पूछ लेना। और स्लाइड्स और कोड आपको मिल जाएगा इसका, और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने डाउट्स शेयर कर देना और एक दूसरे की मदद भी करना। तो स्टार्ट करते हैं। आज थोड़े से बेसिक कवर करेंगे कि फ़्लटर है क्या चीज़ असल में। तो फ़्लटर एक यूआई फ्रेमवर्क है जो गूगल ने बनाया है, और इससे हम यूआई यूज़र इंटरफेस तैयार कर सकते हैं ऐप्स का। डिफरेंट जो बटन वगैरह हैं वो लगा सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, ऐसा कुछ बन जाता है फ्लटर से। कोड पैकेजेस एंड यूटिलिटी फंक्शंस फॉर राइटिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म कोड। और जब हम फ्लटर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने वो भेज दिया था, इसका जो लिंक है सेटअप करने का, एनवायरनमेंट सेटअप करने का, तो वो भेज दिया था। तो कलेक्शन ऑफ टूल्स हैं इसमें। जब हम फ्लटर एचडी को डाउनलोड करेंगे तो उसमें होंगे अपने मॉड्यूल्स होंगे जिससे हम ये वाले सभी फंक्शन मिलेंगे उस एचडी के में, और टेस्ट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं हम फ्लटर को। रस्तु दलाल समझ आ रहा है अभी तक? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा बोलते रहा करो बीच में, पता चल जाएगा मुझे भी कि ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा। इसमें फ्लटर में हम सिंगल कोड बेस लिखेंगे और ये सारे प्लेटफॉर्म कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसमें होता क्या है, फ्लटर हम कोड एक बार लिख देंगे, इसमें जाके कोड एक बार लिख देंगे फ्लटर का। जैसे ये एक फ्लटर का प्रोजेक्ट खोला हुआ है मैंने, बेसिक वाला है ये, और इसके लिब फोल्डर में जाके main.dart ये वाली ये है अपना जो कोड है, और ये कंपाइल होगा, और जो इसका कोड कंपाइल होके इस एंड्रॉयड फोल्डर में और iOS फोल्डर में जाएगा, और उससे हम बिल्ड कर पाएंगे ऐप्स, ठीक है। और कंपाइल होके मशीन कोड में रन हो जाएगा एंड्रॉयड और iOS पे। तो हम ये जानते हैं कि डार्ट उसकी लैंग्वेज है, लेकिन जो फ्लटर है वो खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसे C++ हो गई, जावा हो गई, वो लैंग्वेजेस हैं, वैसे ही डार्ट एक लैंग्वेज है और गूगल ने डेवलप किया है। और इसका जो मेन यूजेज आती है डार्ट की, वो फ्लटर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन और भी कई काम कर सकते हैं डार्ट में। जैसे कोई भी बेसिक हम फंक्शन लिखते हैं C++ के लिए, वो भी हम लिख सकते हैं। और ये पता ही है फ्रेमवर्क है यूआई बनाने के लिए, और यूटिलिटी फंक्शंस हैं इसमें।
ये जो फंक्शंस वगैरह हैं ये आगे जाके इस पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ये आगे जाके पता चल जाएगा सारा जब एक्सपीरियंस आ जाएगा कोडिंग में। तो प्लेटफॉर्म जो सपोर्ट करता है फ्लटर, क्योंकि सभी के पास मुझे लगता है मैकबुक तो होगा नहीं, ज़्यादातर के पास विंडोज़ होगा, कुछ ही के पास होता है, और लिनक्स होता है कईयों के पास। तो एक वो है, थोड़ी सी कमी आती है कि अगर हमने iOS ऐप्स बिल्ड करनी है तो हमें मैकबुक की ज़रूरत पड़ेगी, मैक OS की। कोड तो हम लिख लेंगे एक बार, विंडोज़ पे भी लिख सकते हैं कोड वो सेम। ये देखो कि हम iOS ऐप्स का कोड विंडोज़ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन बिल्ड नहीं कर सकते। बिल्ड करने के लिए हमें एक मैकबुक चाहिए होगा, ठीक है। और एंड्रॉयड जो ऐप्स हैं वो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। ये तो मेन जो कोर्स का हमारे का फोकस होगा वो होगा iOS और एंड्रॉयड के लिए। ये जो वेब है वो अब प्रोडक्शन स्टेज में आ गया फ्लटर का, ये अभी बीटा स्टेज में चल रहे हैं, तो हम वेब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो ऐप डेवलपमेंट एंड्रॉयड और iOS के लिए होगा। इसमें ये पढ़ लेना, ओनली टेस्ट एंड रन iOS एंड मैक OS ऐप्स ऑन मैक OS मशीन्स। जो विंडोज़ ऐप्स हैं, जैसे हमारे जो विंडोज़ की नेटिवली ऐप्स होती हैं वो वाली ऐप्स हैं, और लिनक्स की ऐप्स वो वाली हैं, ठीक है। और एंड्रॉयड और वेब की ऐप्स हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बिल्ड कर सकते हैं। अब हम फ्लटर को सेटअप करते हैं, और इसमें ये सारे हमें टूल्स चाहिए होंगे। अब ये बताओ किस किस का हो गया सेटअप एनवायरनमेंट फ्लटर का। बाकी भी कर लेना जो भी रहते हो। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम टर्मिनल खोल लेंगे अपना। ये टर्मिनल खुल गया और इस पर हम कमांड रन करेंगे फ्लटर डॉक्टर की। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, फ्लटर डॉक्टर। ये थोड़ा सा रन होने में टाइम लेगा, ये सारी डिपेंडेंसीज चेक करेगा कि हमारे पास पड़ी हैं। ये देखो इसमें क्या कुछ चाहिए, एक फ्लटर SDK चाहिए, एंड्रॉयड टूल चेन, एक्सकोड चाहिए हमें। ये सिर्फ मैकबुक वालों के लिए है क्योंकि एक्सकोड सिर्फ मैक पे चलता है, और क्रोम, एंड्रॉयड स्टूडियो और VS कोड। ये एक बार चला के देख लेना, और अगर सब पे येलो ग्रीन टिक आ गई तो मतलब हमारा फ्लटर एनवायरनमेंट सेटअप हो गया। ये जल्दी से जल्दी कर लेना तुम सभी, क्योंकि हम कोडिंग भी करेंगे तो ये ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब आगे मटेरियल डिज़ाइन का आ गया कि जब हम ऐप लिखते हैं तो मटेरियल डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, और जो भी हमारा कोडिंग वाला काम होगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। इसके बाद ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो आप ले सकते हो। यूडेमी पे कोर्सेज़ हैं 2 बढ़िया वाले हैं ये, और इन कोर्सेज़ को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ले लो, और इनसे आपको ज़्यादा वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा कोडिंग का, और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये कुछ यूट्यूब के चैनल्स हैं, इस पे फ्लटर की डिस्कशन होती है, और आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा पार्ट अभी ख़त्म होता है, अब अगला पार्ट देवेंद्र बताएगा जिसमें हम वर्जन कंट्रोल का सीखेंगे। ये जो प्रेजेंटेशन है आपको मिल जाएगी, भेज दूंगा मैं ग्रुप पे, ऑफिशियल ग्रुप पे। और अब देवेंद्र आ जाओ आप। हेलो मानस। हाँ हाँ आ रही ना आवाज़? हाँ आ रही है। एक बार प्रेजेंटेशन ऑन कर दे मेरे लिए। हाँ करता हूँ। हेलो अमानत। हाँ हाँ आ रही है आवाज़। प्रेजेंटेशन ऑन कर दे, परमिशन। अच्छा मैं अपने PC से करूँ? हाँ मेरे लिए कर देना, जिस सबके लिए। ठीक है ठीक है।
2 मिनट। शेयर हो रही है स्क्रीन? अमानत मेरे लिए ऑन कर दे परमिशन, मैं अपने स्क्रीन से शेयर कर रहा हूँ। नहीं, मैंने अपने वाले से भी कर दी। वैसे परमिशन तो दे दी मैंने शेयर स्क्रीन करने की। मैं इधर से बंद कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन शेयरिंग। अब करके देख। नहीं हो रहा यार, किसी और का हो रहा है यार, बताओ जरा। चल मैं कर देता हूँ, कोई नहीं। नहीं, मैंने वो VS कोड पे भी ओपन करना है ना, फिर स्क्रीन शेयर करनी है मैंने उधर भी। उस पर क्लिक कर यार, जो स्क्रीन शेयरिंग का बटन है ना, उस पर हाँ, जब नहीं। क्लिक करेगा तो जो टैब बनी आएगी जिसमें स्क्रीन, उस पर एक आ बार ही नहीं क्लिक रहा। करके शेयर करना। आ ही नहीं रहा। यू आर नॉट अलाउड है, सबका यही आ रहा है। नहीं, मैं तो इधर हूँ। हाँ, आ गया। आ गया? आ गया? हाँ, आ रहा है। ठीक है, अब कर दे। विजिबल है मानस स्क्रीन? हाँ, विजिबल है। ठीक है। हेलो, माय नेम इज़ देविंदर एंड आज हम थोड़ा गिट और गिटहब के बारे में सीखेंगे। जैसा अभी अमानत ने बताया कि हम कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क करेंगे जो स्मॉल स्केल पे होगा, तो उसके लिए हमें गिट की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट हम लेटर पॉइंट पे जब हम आगे एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे जब हम वर्क करेंगे ना, तो हमें टीम कोलैबोरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कोड कैसे मैनेज करना है, और भी कुछ फीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमारे पास गिट और गिटहब की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, गिट होता क्या है। गिट इज़ बेसिकली गिट का जो फुल फॉर्म है वो ग्लोबल इन्फॉर्मेशन ट्रैकर है। इसका मतलब क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर रहा है। अगर हम कोडिंग की बात कर रहे हैं तो एक गिट क्या करता है कि जो हम कोड में जितने भी चेंजेस करते हैं ना, तो उसको एक हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है, जिसको हम लॉग बुक बोलते हैं। और वैसे अगर गिट की अगर बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि गिट हमारे जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट करके रखता है और उसकी हिस्ट्री भी मेंटेन करके रखता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ वेबसाइट का, जिसमें मैंने एक लॉगिन पेज बनाया है। अब लॉगिन पेज मैंने 5-6 घंटे लगाने के बाद एक लॉगिन पेज बना लिया। उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ, ये पूरा परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो मैं करूँगा उसे कमिट कर दूँगा। कमिट करने से क्या होगा कि मेरा एक वहाँ पे वर्जन रेडी हो जाएगा उसका। बट मुझे लेटर कुछ टाइम बाद लगता है कि मुझे यहाँ लॉगिन पेज पे कुछ एनिमेशन ऐड करनी है, मुझे कुछ नए फीचर्स ऐड करने हैं। नए फीचर्स मतलब फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन ऐड करना भूल गया था मैं, या फिर मुझे फर्स्ट रजिस्टर योरसेल्फ वाला ऑप्शन भी ऐड करना है। तो ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पुराने वर्जन को छोड़ के मुझे उसमें नए फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। अब मैंने कुछ नए फीचर्स ऐड तो कर दिए हैं, लेकिन मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि गलत चल रहा है। तो मैंने 5-6 घंटे उस नए फीचर्स में लगाए हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो मेरा पुराना वर्जन था वो ज़्यादा सही था। तो मेरा ये सारा जो मैंने 5-6 घंटे में काम किया है, अब मुझे इसको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बैक ट्रैक करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, कंट्रोल Z करते। तो 5-6 घंटे में जो मैंने काम किया उसको बैक ट्रैक करने में कितना टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें क्या है, गिटहब जो मैंने प्रीवियस वर्जन है उसको मैं नए वर्जन जो मेरा प्रीवियस वर्जन है उसको मैं उठा के वापस अपने पास लेके आ सकता हूँ। तो यही इसका मतलब यही है, गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब मान लो मैंने पहले लॉगिन पेज बनाया, उसको एक वर्जन क्रिएट कर दिया, उसके बाद मैंने इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करे, वो वर्जन 2 हो जाएगा जब मैं कमिट करूँगा उसको। उसके बाद मैं जब रजिस्ट्रेशन वाला पेज बनाऊँगा, उसको कमिट करूँगा, वो मेरा वर्जन 3 हो जाएगा। तो यही होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम।
अब Git helps you to keep the track of the changes in code. मतलब जब भी मैं एक नया वर्जन क्रिएट करूँगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी हमारा जो कोड होगा ना उसकी एक हिस्ट्री उसका वो एक कहीं पे कॉपी हो जाएगा लोकल हमारे डिवाइस में ही. Git is used for collaboration of code and Git stand for Global Information Tracker. What is GitHub? ये हम बाद में करेंगे, पहले हम Git पे फोकस करते हैं मेनली. इसमें आ जाता है कि हमारे पास Git के पहले फीचर्स क्या हैं. तो पहला फीचर है Git manages project with repositories. रिपोजिटरीज का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो ये प्रोजेक्ट की फाइल होती है प्लस प्रोजेक्ट की जो हमारे पास हिस्ट्री है वो होता है. ये प्रोजेक्ट की हिस्ट्री और प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है एक तरह से रिपोजिटरीज. और सेकंड फीचर है हमारे पास क्लोनिंग का. क्लोनिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास किसी दूसरे के सर्वर पे कोई प्रोजेक्ट पड़ा है तो हम उसको क्लोन करके हम अपने लोकल डिवाइस पे लेके आ सकते हैं, हम उस पर सेपरेटली वर्क कर सकते हैं. और एक दूसरा थर्ड फीचर है स्टेजिंग और कमिटिंग का. जैसे मैंने बताया कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम ये इसी पे डिपेंड करता है. और फोर्थ फीचर है ब्रांच और मर्जिंग का. ब्रांच और मर्जिंग मतलब कि जैसे मेरा कोई मेन प्रोजेक्ट है, अब मुझे इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करने हैं. अब मेरी वेबसाइट लाइव चल रही है तो मैं उसमें अगर डायरेक्ट चेंजेस करूँगा तो कोई अगर मेरी वेबसाइट व्यू कर रहा है तो उसको भी दिखेगा. तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, मैं एक नई ब्रांच क्रिएट कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट की और उसमें मैं नई फीचर ऐड कर सकता हूँ. और जब मुझे लगे कि हाँ ये मेरे जो ब्रांच है अच्छे से चल रही है तो मैं उसको अपनी मेन प्रोजेक्ट में मर्ज कर सकता हूँ. पुल और पुश हम गिटहब के साथ यूज़ करते हैं जो मैं बाद में बताएंगे. थर्ड, अब जिन लोगों ने गिटहब डाउनलोड नहीं करा वो इस वेबसाइट पे आके डाउनलोड कर सकते हैं gitscm.com पे. यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ का ऑप्शन, वैसे बेसिकली विंडोज़ का ही ऑप्शन आएगा क्योंकि लिनक्स और मैक में ये बिल्ट इन आता है. डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है, जिसका 32 बिट या 64 बिट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना अपना, बाकी सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके. अब जिन्होंने भी गिट डाउनलोड कर लिया होगा उनके पास एक गिट बैश का टर्मिनल आ रहा होगा इस टाइप का. और ये VS कोड है जो मैं इसके साथ साथ गिट के साथ यूज़ करूँगा. तो पहले आता है गिट -हाइफन वर्जन. जिन्होंने भी इंस्टॉल कर लिया होगा कि वो ये कमांड रन करेंगे तो उनके पास जो करंट वर्जन है वो रिलीज़ हो जाएगा. करंट वर्जन वैसे बेसिकली 2.4 है, तो ये मेरा बहुत पुराना वर्जन है वैसे तो. गिट -हाइफन वर्जन ये तो वर्जन चेक करने के लिए. बट इसके बाद हमें जैसे हमने गिट डाउनलोड कर लिया तो मैंने बताया था गिट क्या करता है कि हिस्ट्री को मेंटेन करता है. तो हमें अब सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हमारा नेम क्या है और हमारी ईमेल आईडी क्या है. हमारा समझ आ रहा है ना? हाँ बाकियों से पूछो, मुझे तो आ रहा है. बाकी को आ रहा है यार, बता दो एक बार. यस सर. तो हमारे पास सबसे पहले हमें अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी गिट को, कि अपना नाम और ईमेल आईडी. तो इसके लिए हमारे पास 2 कमांड है. गिट कन्फिग ग्लोबल यूज़र नेम, अपना यूज़र नेम देना है. गिट कन्फिग ग्लोबल यूज़र ईमेल. नेक्स्ट इज ईमेल. अभी हमने अपनी आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी, अपना नाम दे दिया, अपना ईमेल आईडी दे दिया. इसको चेक करने के लिए हम दोबारा ये स्टेटमेंट रन कर सकते हैं, गिट कन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल. और इसी तरह हम अपना नेम भी चेक कर सकते हैं इसी में कि हमारा जो ग्लोबल कीवर्ड है बेसिकली क्या कहता है कि जो भी हम नेम और ईमेल प्रोवाइड करेंगे वो हम पूरे कंप्यूटर में जितनी भी फ्यूचर में रिपोजिटरी स्टेट करेंगे उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये नेम और ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी. बट अगर हमें किसी पर्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए सिर्फ नेम चेंज करना है तो हम ग्लोबल कीवर्ड को हटा सकते हैं. ये तो हो गया. हमारे पास ईमेल आईडी भी होगी, हमने नेम भी प्रोवाइड कर दिया. अब इसके बाद सेकंड ये
use global to set username and email for every repository on your computer. If you want to set username and email for just current repo, you can remove global. ये जो मैंने अभी बताया था। इसके बाद जो मेन फीचर है वो ये है कि गिट का कि गिट स्टेजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बताया था वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वो बेसिकली इसी के ऊपर वर्क करता है। तो जैसे मैंने बताया था गिट एक तरह से कोड को हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट है उसको एक ट्रैक करके रखता है। तो जितनी सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले हमें कमांड रन करनी पड़ती है गिट इनिट कमांड क्या करता है कि उस टाइम पे हमारी रिपोजिटरी क्रिएट कर देता है और सेम टाइम पे एक हिडन फोल्डर क्रिएट कर देता है। उस हिडन फोल्डर में एक्चुअली में क्या होता है, उस हिडन फोल्डर में एक्चुअली हमारे जो भी चेंजेस होते हैं ना उसकी एक हिस्ट्री मेंटेन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है गिट ट्यूट, इसके अंदर मैंने 3-4 फाइल्स बनाई हैं HTML फाइल्स। इसमें आते हैं, जो भी करंट फोल्डर है उसके अंदर आते हैं, जिसमें मैंने ये गिट ट्यूट फोल्डर है। ls, इसमें जो भी मैंने ls करा तो मेरे पास जो भी 3 फोल्डर्स हैं वो आ गए, about.html, contact.html, index.html। तो पहली स्टेटमेंट, पहला हमारे पास जो कमांड है वो git init कमांड है। git init कमांड क्या करता है कि हमारे पास जो एक हमारी जो भी रिपोजिटरी उसको इनिशियलाइज कर देता है और एक हिडन फोल्डर क्रिएट कर देगा जिसके अंदर हमारे पास सारे हिस्ट्री हमारी मेंटेन रहेगी। git init, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये u आ गया। u मतलब ये सब हमारा हमने इनिशियलाइज कर दिया, हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। ये VS कोड किया यहाँ पे नैव बार में। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब मैंने लिस्ट कर दी जो भी डायरेक्टरी के अंदर जो भी हमारे पास फोल्डर रिपोजिटरी के अंदर जो भी हमारे पास कंटेंट है वो सारा आ जाएगा। तो ये 3 फाइल्स है, index.html, contact, about.html। इसका मतलब पेरेंट डायरेक्टरी जिसका ये चाइल्ड है, और ये सेल्फ मतलब गिट ट्यूट, और ये है .git जो मैं हिडन रिपोजिटरी की बात कर रहा था जहाँ पे सारा हमारा डाटा होगा। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, तो ये जो u है यहाँ पे फाइल में about.html, contact.html, index.html, यहाँ पे u का मतलब है अनट्रैक्ड फाइल। अनट्रैक्ड फाइल का मतलब क्या है कि हम जो भी चेंजेस करेंगे इन फाइल्स के अंदर, गिट को उससे कुछ मतलब नहीं होगा। गिट इनको ट्रैक नहीं करेगा एक तरह से। ये u का मतलब अनट्रैक्ड है यहाँ पे। तो बेसिकली जब हम गिट इनिट कमांड यूज करते हैं, जो सारी फाइल्स हमारी अनट्रैक्ड मॉड्यूल में आ जाती हैं, अनट्रैक्ड फेज में। तो हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि हम जो भी फाइल में काम करें वो हमारा गिट जो है उसको एक तरह से ट्रैक करता रहे। तो हमें एक नई कमांड हमारे पास होती है गिट ऐड क्या करता है, उसको स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देता है। उसके बाद जो गिट है उसकी एक तरह से ट्रैक करके रखता है उसको। फर्स्ट कमांड है गिट initialize the git repository in a folder. After this, git create a hidden folder inside that folder to keep the track of changes. At this moment, no file is tracked by git and are untracked. तो पहला तो हमारा गिट पहला स्टेप होता है कि इनिशियलाइज करना है। उसके बाद हमें जब हमने इनिशियलाइज कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक नई कमांड होती है गिट स्टेटस। ये क्या करता है, हमें स्टेटस चेक करने में हेल्प करता है कि जितनी भी हमने फाइल्स क्रिएट की उनका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे दिखाया था ऑन ब्रांच मास्टर, नो कमिट सेट और अनट्रैक्ड फाइल्स, 3 फाइल्स है रेड कलर में। तो हमें इनको पहले ऐड करना है। तो हमारा ऐड, अब हमें इससे, अब मुझे अनट्रैक्ड फाइल से अनट्रैक्ड एरिया से लेके मुझे स्टेजिंग एरिया में लेके आना है। तो हमारे पास एक नई कमांड होती है गिट ऐड भी 2 टाइप में होती है। गिट ऐड फाइल नेम की एक स्पेसिफिक फाइल को मुझे ऐड करना है, और दूसरा होता है गिट ऐड ऑल -ऑल और गिट ऐड -a। ये क्या करेगा कि सिर्फ सारी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देता है। तो यहाँ पे देखते हैं गिट ऐड फाइल नेम index.html। इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश करने पे आ गया index.html। a का मतलब है कि ऐड हो गया ये फाइनली।
अभी index.html में आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ कोड ऐड कर देता हूँ अपना एमिट एब्रिविएशन करके। अभी m आ गया, m का मतलब हो गया मॉडिफाई हो गया। तो ये 3 फेज है, अनट्रैक फेज, स्टेजिंग फेज। स्टेजिंग फेज में अगर मैं कुछ फाइल में कुछ भी चेंज करूँगा तो मॉडिफाइड फेज में आ जाएगा। तो अगर मुझे मॉडिफाइड फेज में से मुझे वापस आना है यहाँ स्टेजिंग एरिया में, तो मुझे दोबारा ऐड करना पड़ेगा उस फाइल को। अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस रन करता हूँ, गिट स्टेटस मुझे बताता है कि न्यू फाइल मैंने क्रिएट की index.html, क्योंकि मैंने मॉडिफाई कर दिया है तो न्यू फाइल होगी एक तरह से। बाकी 2 अनट्रैक्ड फाइल आ गई यहाँ पे। गिट स्टेटस क्या करता है, यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ फाइल, दैट इज चेक विच फाइल्स आर प्रेजेंट इन विच स्टेट्स, अनट्रैक्ड, एडेड, कमिट एंड मॉडिफाइड। बेसिकली जो भी फाइल्स होती है दो स्टेज में होती है, ट्रैक्ड और अनट्रैक्ड। और गिट स्टेटस हाइफन शॉर्ट क्या करता है, एक तरह से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देगा मुझे सारी फाइल्स की। गिट ये इसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दी। अबाउट और contact.html क्या है, अनट्रैक्ड फाइल है। m का मतलब मॉडिफाइड है और a का मतलब स्टेजिंग एरिया में भी ऐड हो रखा है। ये मैं पीपीटी में दे दूंगा अलग से, साथ में ही है। अब आते हैं हम स्टेजिंग एरिया में जितनी फाइल्स होती है ना, हम उसको कमिट कर सकते हैं। एक्चुअली में कमिट करने का मतलब क्या हो गया, हमने उसका एक फाइनल वर्जन रिलीज कर दिया। तो पहले अनट्रैक्ड होगा, ट्रैक के बाद स्टेजिंग एरिया में आएगा। स्टेजिंग एरिया में आने के बाद अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो मॉडिफाई हो जाएगा। और अगर हम जो भी फाइल स्टेजिंग एरिया में होती है ना, वो कमिट होने के लिए रेडी होती है, मतलब हम उसका एक नया वर्जन रिलीज कर सकते हैं। तो उस कमिट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है, git commit -m मैसेज। स्टेजिंग एरिया में अभी हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल है index.html, बाकी सारी अनट्रैक्ड फाइल है। तो कमिट करने पे सिर्फ यही फाइल एक ऐड होगी, यही फाइल एक कमिट हो जाएगी। git commit -m। git commit तो कमिट करने के लिए होता है, और -m मैसेज का मतलब जो हमने मैसेज प्रोवाइड करना है एक्चुअली में, क्योंकि हमें जब कमिट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मीनिंगफुल हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे मैंने लॉगिन पेज स्टेट किया तो लॉगिन पेज स्टेटेड। अगर सेकंड टाइम मैंने किया था लॉगिन पेज फीचर एडेड, तो हमें ऐसे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमने कमिट क्यों किया था इसको। तो ये है index.html। ये एक्चुअली में क्या हुआ, कमिट हो गया। इसको रिफ्रेश करते हैं। सॉरी मैंने गलती कर दी। मैं अभी ये मॉडिफाइड एरिया में, तो पहले मुझे इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर कमिट होगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड माइनस कॉल करूँगा तो अभी ऐड index.html। मुझे सिर्फ एक ही फाइल को स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है, क्योंकि अभी मॉडिफाइड एरिया में मुझे पहले इसको स्टेजिंग एरिया में लेके आना पड़ेगा, तभी मैं इसको कमिट कर सकता हूँ। ये एरो को देखो एक बार, चेंज git add then commit। अब इसको अब दोबारा से कमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया वन फाइल चेंज 12 इंसर्शंस, मतलब 12 लाइन्स मैंने ऐड करी यहाँ पे। और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो कोई भी साइन नहीं, मतलब कि हमने सक्सेसफुली हमारा जो हम एक नया वर्जन क्रिएट हो चुका है। गिट स्टेटस ऐड, ये जो मॉडिफाइड फाइल्स हैं उसका कमिट एरिया, गिट कमिट -m, adding commits keep track of our progress and change as we work। git consider each commit change point or save point। basically it is a point in which in the project you can go back if you find a bug or want to keep। जैसे मैंने बताया था कि मैंने कुछ फीचर्स ऐड कर लॉगिन पेज में, उसके बाद मुझे पता लगा कुछ बग आ गया, तो मैं डायरेक्टली प्रीवियस वर्जन पर जा सकता हूँ। तो इसलिए हम कमिट करते हैं, और कमिट करने से ही हम डिफरेंट वर्जन क्रिएट कर सकते रहते हैं, और डिफरेंट हम मैसेज प्रोवाइड करेंगे उसको, और जितनी भी टाइम हम कमिट करेंगे।
ओनली फाइल्स विच आर स्टेज आर कैन बी कमिटेड। मैंने जैसे बताया था कि मैंने एक मॉडिफाइड फाइल को कमिट करने की कोशिश करी तो कुछ नहीं हुआ। तो इससे क्या मतलब है कि हमें पहले जो भी मॉडिफाइड फाइल है उसको हमें स्टेजिंग एरिया में लेके आना पड़ेगा, तभी मैं कमिट कर सकता हूँ। अब थर्ड ये हमारे पास अब कुछ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कमांड्स है हमारे पास। सबसे पहली कमांड है गिट कमांड नेम हेल्प -हेल्प। गिट कमांड नेम, मैं कमिट पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, हेल्प चाहता हूँ, प्लीज हेल्प। ये क्या करेगा, हेल्प कमांड में जितनी भी ऑप्शंस है वो सारी मुझे प्रोवाइड कर देगा। गिट कमांड -हेल्प। इस तरह मेरे पास दूसरी कमांड होती है गिट हेल्प -ऑल। ये सारी पॉसिबल कमांड जो गिट के अंदर है वो सारी मुझे दिखा देगा। गिट हेल्प -ऑल, ये से सारी कमांड दिखा दी है। ऐड, आर्चिव, ब्रांच, ये ब्रांच बताऊंगा मैं अभी, कमिट, डिफ, फैच, ये सारी क्लोन जो मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, ये सारी इंस्ट्रक्शन जो हम एंटर करते करते हमारे पास और भी नई इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी। और इससे अगर एग्जिट करना है तो क्यू एंटर करके बाहर आ जाएंगे। एंटर क्यू टू एग्जिट व्हेन स्टक इन द लिस्ट ऑफ कमांड्स। अब बाकी जो हमारे पास कमांड है गिट लॉग और गिट लॉग कमांड, ये जैसे मैंने बताया था गिट हमारी हिस्ट्री को मेंटेन करके रखता है, किसने कोड को चेंज करा है लास्ट टाइम पे, तो ये सारा हमें बता देगा। जैसे मैंने अभी एक लास्ट टाइम पे कमिट किया था इंडेक्स फाइल डॉट क्रिएटेड, तो मैं अगर गिट लॉग रन करता हूँ तो ये मुझे 2 बार मैंने कमिट किया था, एक बार तो दोनों बार सेम मैसेज आया क्योंकि दोनों बार मैंने सेम ही रन किया था। गिट इंडेक्स फाइल डॉट क्रिएटेड। तो ये ऑथर का नाम आ गया, ईमेल आईडी आ गई, टाइम स्टैम्प आ गया किस टाइम पे मैंने किया था। तो ये सारी लोग क्या करते हैं, सारी तरह से इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रखता है, लोकल हमारे डिवाइस पे मेंटेन करके रखता है। इस तरह गिट लॉग -p -1 है, ये क्या करता है कि लास्ट जो कमिट है उसकी डिस्क्रिप्शन देगा, बस डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है। जैसे मैं करता हूँ गिट लॉग -p -1, तो इसने एक तरह सारी डिटेल इंस्ट्रक्शन दे दी कि मैंने कौन कौन से चेंजेस करे हैं। मैंने अभी जैसे 2 फाइल मेरी अनट्रैक्ड फाइल है, अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड -ऑल कर दूंगा, तो ये सारी फाइल्स मेरी स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगी। एक का मतलब स्टेजिंग एरिया में आ गई। अब इसके बाद मैं हर एक फाइल, अब इन सबको मैं कमिट कर देता हूँ कुछ ऐड करके। about.html, पहले क्या थी, सारी दोनों फाइल्स मेरी स्टेजिंग एरिया में थी, अब मैंने मॉडिफाई करा तो ये मॉडिफाइड एरिया में आ गई है। अब मुझे इनको कमिट करना है तो सबसे पहले मुझे इनको दोबारा क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, गिट ऐड ऑल। गिट ऐड ऑल करने के बाद ये सारी स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। तो उसके बाद ये ए आ गया यहाँ पे, मतलब स्टेजिंग एरिया में आ चुका है सक्सेसफुली ये। अब गिट -m मैसेज देना पड़ेगा एक मीनिंगफुल फर्स्ट वर्जन। यहाँ पे अगर 2 फाइल चेंज करी हमने, क्रिएट नोड about.html contact.html, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये कमिट हो चुका है। इसके बाद ये कुछ फाइल्स अभी कुछ कमांड है, जैसे git rm -cached फाइल है। ये कमांड क्या करती है कि जो हमारे पास रिमूव द फाइल फ्रॉम स्टेजिंग एरिया, जैसे कोई मेरी फाइल अभी स्टेजिंग एरिया में, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं उस फाइल को ट्रैकिंग से रिमूव करके अनट्रैक लोकेशन में ले आऊँ। तो उसके लिए हमारे पास एक ये सेपरेट कमांड है git rm cached फाइल नेम, और दूसरी कमांड है हमारे पास git rm फाइल नेम। ये क्या करेगा, फाइल को डिलीट कर देगा। और इस केस में मैं एग्जांपल में git
index.html। ये अब यहाँ पे यू आ गया। यू का मतलब क्या है कि अनट्रैक्ड एरिया में एक्चुअली में आ चुका है। अब गिट को इस फाइल से कोई मतलब नहीं है। इस तरह हमारे पास दूसरी कमांड है गिट rm। ये जो भी हमारे पास गिट की कमांड है सिर्फ उन्हीं फाइल्स पे रन होगी जो एक्चुअली में स्टेजिंग एरिया पे है। अब index.html क्या हो गया, अनट्रैक्ड फाइल में आ गई। तो अनट्रैक्ड फाइल में हम इस पर हम कोई कमांड रन नहीं कर सकते। तो अगर हम कोई फाइल को डिलीट भी करना चाहें तो सबसे पहले हमें उसको स्टेजिंग एरिया में लेके आना पड़ेगा। जैसे git rm में index.html करता हूँ, ये एरर आ गया, path sec index.html did not match any files। बट अगर मैं इसको किसी और फाइल में रन करता हूँ जो अभी हो चुकी है कमिट, स्टेजिंग एरिया में ही है, about.html यहाँ से रिमूव हो चुकी है जैसे देख सकते हैं। और इस तरह हमारे पास एक और कमांड होती है रिमूव करने के लिए, rm-f। ये काम हम करते हैं जब हमारी फाइल कमिट नहीं हो चुकी, फोर्स रिमूवल के लिए -f। अब जो हमारा सेकंड कंसेप्ट है इसमें स्टेजिंग एनवायरनमेंट के बाद, वो है गिट ब्रांच। ब्रांच होता है क्या, ब्रांच इज अ न्यू सेपरेट वर्जन ऑफ मेन रिपोजिटरी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो मेन प्रोजेक्ट है उसके अलावा भी हम उसका नया सेपरेट वर्जन क्रिएट करके हम उसमें काम कर सकते हैं। ब्रांच अलाउ यू टू वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विदाउट इम्पैक्टिंग द मेन ब्रांच। जैसा मैंने बताया कि मेरी वेबसाइट लाइव रन कर रही है, तो मैं कुछ नया फीचर ऐड करना चाहता हूँ या कुछ नया बग आ रखा है उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे मैं डायरेक्ट वेबसाइट में चेंजेस नहीं कर सकता। उसकी जगह मैं क्या करूँगा, वेबसाइट का एक ब्रांच क्रिएट करूँगा, उसमें वर्क करूँगा। उसमें वर्क करने के बाद मैंने देखा कि हाँ ये अच्छे से चल रहा है, तो मैं उस ब्रांच को क्या करूँगा, उसमें मेन प्रोजेक्ट में मर्ज कर दूँगा। और उसके मर्ज करने के बाद जो मेरी ब्रांच है उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, ये है। और इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल ब्रांचेस में काम कर सकते हैं कि अगर मुझे 10 फीचर्स ऐड करने हैं तो मैं 10 ब्रांचेस बना के हर एक में अलग अलग काम कर सकता हूँ। You can switch between branched and work on different projects without them interfering with each other. Branch is very lightweight and fast. अब आता है हम ब्रांच क्रिएट कैसे करते हैं। ब्रांच क्रिएट करने के लिए हमें git branch नेम ये कमांड रन करनी पड़ेगी। जैसे पहले मैं रन करता हूँ यहाँ पे git ब्रांच। अब ये जब मैं रन करा तो सिर्फ हमें एक ही ब्रांच रिटर्न कर रहा है, मास्टर ब्रांच। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर ब्रांच पे काम कर रहे हैं, मेन ब्रांच। सेकंड स्टेप होता है हमारे पास गिट, मुझे कोई ब्रांच क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमारे पास होता है ये ऑप्शन गिट ब्रांच का नाम। गिट ब्रांच मैंने कुछ फीचर ऐड करना है, लॉगिन पेज। अब मैं दोबारा रन करता हूँ गिट लॉगिन पे, गिट ब्रांच रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते 2 ब्रांच आ गई, लॉगिन पेज आ गया, एक मास्टर ब्रांच। करंटली हम मास्टर ब्रांच में है। अगर मुझे लॉगिन पेज पे जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास है एक नई कमांड गिट चेकआउट ब्रांच नेम। ये क्या करता है कि यूज टू मूव टू करंट ब्रांच टू द स्पेसिफाइड ब्रांच। करंट ब्रांच से लेकर मुझे दूसरी ब्रांच पे जाना है तो हम इस कमांड का यूज करेंगे, चेकआउट कमांड का। गिट चेकआउट लॉगिन पेज, तो यहाँ पे आ गया स्विच टू लॉगिन पेज सक्सेसफुली। अब मैं करता हूँ, मैं इन सब फाइल्स को जो भी मेरे पास अनटाइड फाइल है सबको ऐड करता हूँ। पहले मैं ऐड फोर और सेकंड में क्या करता हूँ, लॉगिन पेज क्रिएट कर देता हूँ। लॉगिन पेज अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ कोड में, लॉगिन पेज में। मॉडिफाइड फाइल में आ गई, इसको दोबारा मुझे ऐड करना पड़ेगा स्टेजिंग एरिया में। अब स्टेजिंग एरिया में आने, अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, अपनी जैसे ये लॉगिन पेज है मेरे पास, अब मैं मास्टर ब्रांच में जाके देखता हूँ कि एक्चुअल में लॉगिन पेज वहाँ शो हो रहा है कि नहीं।
तो क्या करता हूँ, गिट ब्रांच मास्टर। चेकआउट करते हैं, सॉरी, चेकआउट मास्टर। बेसिकली यहाँ पे आर आ गया। आर मतलब कि स्पेसिफिक ब्रांच का हिस्सा नहीं है ये। जैसे यहाँ पे जैसे चेकआउट मास्टर पे आते हैं तो यहाँ पे दो फाइल्स आ रही है, about.html और एक नई फाइल ऐड हुई है सबसे पहले इसको कमिट कर देते हैं, गिट ये हमने हमारे जो भी हम ब्रांच है लॉगिन पेज, हमने इसमें सारा काम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले मास्टर ब्रांच में जाके देखेंगे। गिट चेकआउट ब्रांच मास्टर आ गया। हमें कभी भी ब्रांच में शिफ्ट करना है तो सबसे पहले हमें सारे चेंजेस कमिट करने पड़ते हैं, तभी जाके यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आ गया हम मास्टर ब्रांच में, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास लॉगिन पेज नहीं है। about.html है, contact.html है और index.html है। बट जब हम लॉगिन पेज में आ रहे हैं तो लॉगिन पेज में हमारे पास ये भी है अलग से एक लॉगिन पेज.html। ये बेसिक यही है इसका बस। अब हम क्या कर सकते हैं कि मैंने लॉगिन पेज में मैंने काम सारा कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको मर्ज करना मास्टर ब्रांच में। तो क्या करूँगा, एक नई कमांड है गिट, पहले मुझे मास्टर ब्रांच पे आना पड़ेगा क्योंकि मास्टर ब्रांच में मुझे मर्ज करना है इसको। तो गिट चेकआउट मास्टर मर्ज लॉगिन पेज। तो सारी जो अब यहाँ पे आ सकते हैं मास्टर ब्रांच में आए हम, चाहे ls करके, यहाँ पे 3 फाइल्स आ गई हैं ls करके, contact.html, index.html और login page.html। जो भी लॉगिन पेज में जो हमारे पास कंटेंट्स है वो यहाँ पे आ गया, ओवरराइट हो गया एक तरह से। और जो लास्ट गिट मर्ज ब्रांच नेम, उस लास्ट कमांड हमारे पास वो है ये गिट ब्रांच -d ब्रांच नेम। ये कमांड क्या करती है, हमारे पास ब्रांच को डिलीट कर देता है। जैसे मैंने गिट ब्रांच रन करता हूँ, मैंने 3 ब्रांच, एक मैंने गलती से ओरिजिन ब्रांच भी क्रिएट कर दी थी, तो मैं कर सकता हूँ ओरिजिन को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। गिट ब्रांच -d डिलीटेड ब्रांच ओरिजिन। मैं दोबारा चेक करता हूँ तो सिर्फ 2 ही ब्रांच है हमारे पास, लॉगिन पेज और मास्टर पेज। लॉगिन पेज का भी काम खत्म हो चुका है तो मैं उसे डिलीट कर सकता हूँ अभी। डिलीटेड ब्रांच लॉगिन पेज। अब इसके बाद गिटहब है। अमानत बता रहा तू गिटहब का? हाँ बता रहा हूँ। ठीक से समझ आ रहा था ना अच्छे से? हाँ बढ़िया। ठीक है, तो चलो हमने देख लिया कि गिट में क्या कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन वो सारी कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं। वो एक अपनी वो स्लाइड जो हम शेयर करेंगे वो एक रेफरेंस बन जाएगी आपके लिए। मैं एक बार यूज़ करके बताता हूँ कि कैसे पुश और पुल करते हैं, कैसे रियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं। और बहुत थोड़ी कमांड जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं वही याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी अपने आप याद हो जाती हैं। तो जैसे मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, कोई बता दो। यस सर। हाँ है विजिबल। गिटहब खोलते हैं हम।
और ये गिट हब चल गया। और मैं जैसे हम करेंगे इस कोर्स में, हम फ्लटर के प्रोजेक्ट बनाएंगे और उनको अपलोड करेंगे इस पे, ताकि हमारा मतलब डाटा लॉस ना हो कभी। जैसे हमारा कभी डिवाइस, जैसे हार्डवेयर कोई ख़राब हो जाता है तो हमारा कोड है जो वो उसकी हार्ड डिस्क अगर ख़राब होगी तो हमारा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑनलाइन चढ़ा देंगे तो वो हमारा वो कोड वापस आ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन तो चढ़ा ही हुआ है। तो इसके लिए हम पहले मैं एक आपको डेमो देता हूँ कि कैसे हम फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाना है और कैसे वो सारा कुछ करना है। और अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप एक बार एनवायरनमेंट सेटअप कर लो, फिर बाद में आप देख लेना। ये सेम चीज़ रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी इसकी। ये देखो VS कोड दिख रहा होगा सबको। अनीस सियाल है मीटिंग में? सर तो बताते रहना यार। तो जैसे एक ये प्रोजेक्ट है पहले बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फ़ोल्डर को बंद कर देता हूँ जो भी मैंने VS कोड में खोला हुआ है। आपने एंड्रॉयड स्टूडियो मत करना, VS कोड ही डाउनलोड कर लेना एज अ कोड एडिटर। ये मुझे आसान लगता है उससे, एंड्रॉयड स्टूडियो से, और लाइट वेट भी है उससे। तो क्या करेंगे हम, हमने एक फ्लटर की एक्सटेंशन भी डाउनलोड करेंगे, उससे हमारा कमांड शिफ्ट P दबाने पे ये अपना पैलेट ओपन हो जाएगा। और इस पे न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, टाइप न्यू, फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है ना, इस पे एंटर कर देना और एप्लीकेशन कर देंगे, क्योंकि हम पैकेज नहीं अभी बना रहे, मॉड्यूल नहीं बना रहे, हम एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो क्लिक कर दिया, हमने फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा होगा। जैसे हम इसमें कोई भी फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लें इंटर्नशिप, और इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लिया, और जैसे इसका नाम रख देते हैं ट्यूटोरियल 1। यहाँ पे हम स्पेस नहीं दे सकते नाम में, और ये आपको लाइन पढ़ के पता चल जाएगा, ये जो लाइन लिखी हुई है नीचे। तो ट्यूटोरियल 1 एंटर दबा दिया, flutter.create कमांड रन हो गई, ये हमारा बन गया। तो मैं आपको डिवाइस पे रन करके बताता हूँ एक बार इस एप्लीकेशन को। मैं इसमें iOS सिम्युलेटर चलाता हूँ मैं। जिनके पास विंडोज़ है उन पे एंड्रॉयड इम्यूलेटर ही चलेगा, ये सिर्फ मैक वालों पे चलेगा iOS सिम्युलेटर। एक बार इसको चलने देते हैं उतने टाइम वेट करके। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को? यस सर। एक मैंने और एक्सटेंशन डाउनलोड करी हुई है, जिससे हमारे ये जो सभी कमेंट्स हैं ये डिलीट हो जाते हैं। लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, कमेंट नहीं डिलीट करेंगे और सीधा इसको रन करेंगे। ये यहाँ पे जाके ऊपर स्टेटस बार पे रन विदाउट डिबगिंग कर देंगे। जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड है नीचे वाले बॉटम बार पे, वो उस डिवाइस पे जाके रन हो जाएगी हमारी ऐप है जो। मैं इन दोनों को एक ही स्क्रीन पे ले आता हूँ। ये देखो एक ही स्क्रीन पे आ गई ये कोई और ही ऐप चल गई। 2 मिनट क्लिक हो गया था मुझसे। अब 2 मिनट इसको रन होने देते हैं। उतने टाइम जैसे हम देख सकते हैं .git ignore लिखा हुआ है और इसमें readme.md है। ये .git ignore तो जब हम गिट में जब इनिशियलाइज़ करते हैं रिपोजिटरी को, जो भी फाइल को हमने ट्रैक नहीं करना होता वो सभी फाइल्स को इसमें डाल देते हैं, उनके नाम इसमें डाल देते हैं। जैसे ये देखो जिनकी एक्सटेंशन .class से शुरू हो रही है उनको नहीं ट्रैक करना, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो मैं इसको गिटहब पे अपलोड करना बता रहा हूँ तुम्हें अभी। तो गिटहब मैंने खोल लिया था वहाँ से और यहाँ पे हम जाएंगे न्यू पे क्लिक करके न्यू रिपोजिटरी इनिशियलाइज़ कर लेंगे। रिपोजिटरी का कोई भी नाम रख लेना, जैसे ट्यूटोरियल 1 और कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। और ये सब हम क्योंकि readme.md जो फाइल है वो पहले ही फ्लटर की एक्सटेंशन ने बना के दे दी हमें, .git ignore भी बना के दे दिया।
यहाँ पे लाइसेंस ऐड मत करना, वहाँ पे हमारा जो कमिट का होता है मर्ज कन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक वो नहीं आएगा। मैं सीधी अप्रोच बता रहा हूँ। रिपॉजिटरी क्रिएट कर लो यहाँ से दबा के बटन, और ये आ गई जो हमने कमांड रन करनी है, हमें मिल ही गई सामने। तो मैं एक बार रन करके बता देता हूँ। ये देखो जो ऐप है, ये वाली ऐप है स्टार्टर ऐप। फ्लटर ने अभी अपडेट हुआ है, पहले ब्लू कलर में ऐप होती थी, अब इन्होंने चेंज कर दी थोड़ी सी। ये देखते हैं इनको, ये देखो काउंटर एप्लीकेशन है, बटन पर क्लिक करेंगे तो ये रन होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो हम टर्मिनल खोल लेते हैं। इनबिल्ट टर्मिनल आता है हमारा VS कोड में, ये विंडोज़ पे भी होता है और बाकी मैक OS पे भी होएगा। थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं इसको, चलो इतना ही ठीक है। तो पहले इनिशियलाइज़ करते हैं रिपॉजिटरी, मतलब फोल्डर, इसको ट्रैक करना शुरू करते हैं। गिट इनिट कर दिया तो ये सभी अनट्रैक्ड हैं अभी, तो हम करेंगे गिट ऐड स्पेस डॉट, या डैश डैश ऑल भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, तो मैं सीधा डॉट करके एंटर दबा देता हूँ। तो ये सभी स्टेजिंग एरिया में आ गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार कमिट कर देंगे, इनिशियल कमिट -m इनिशियल कमिट इनिट कमिट हो गया। ये देखो जो अपना स्टेजिंग में था वो कमिट हो गया सारा। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमने पुश करना है इसको ऑनलाइन गिटहब पे। तो क्या करेंगे, इस पे हमें इंस्ट्रक्शन दी होगी सारी, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। जो गिटहब होता है, जैसे यहाँ पे हम ब्रांच देखें अपनी कौन सी है, गिट ब्रांच करके, तो मास्टर ब्रांच है, लेकिन जो गिटहब पे ब्रांच होती है डिफ़ॉल्ट उसको मेन कह देते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, गिट ब्रांच रीनेम करना है इस ब्रांच को -m मेन। तो ये ब्रांच है जो करंट ब्रांच मास्टर, ये रीनेम हो गई, मेन हो गया इसका नाम। ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है नीचे। तो उसके बाद क्या करना है, हमने इसका ओरिजिन ऐड करना है, गिट ऐड ओरिजिन, ऐसी कुछ कमांड है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ये इसके लिए वहाँ से डायरेक्ट कॉपी इसलिए नहीं किया क्योंकि कभी ये हमारा कोड शो नहीं होता, तो हमें एक रेफरेंस रहेगी रिमोट ऐड ओरिजिन। और ये जो लिंक है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सामने लिख देंगे .git, एंटर दबा दिया तो ये हमारा जो रिमोट है वो ऐड हो गया। तो हम एक बार टाइप भी कर सकते हैं गिट रिमोट, तो आ गया ओरिजिन हमारा, मतलब रिमोट एडेड है ऑलरेडी, ये ऐड हो गया। अब हमने पुश करना है इसको, गिट पुश यू ओरिजिन मेन, ये वाली कमांड रन कर दी तो ये हमारा जो कोड है ये सारा पुश हो गया। मैं एक बार पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो हमें कोड का जो चेंजेस हैं हमने पुश किए हैं वो पता चल जाएगा। ये देखो हमारा सारा जो प्रोजेक्ट अपलोड हो गया एक बार। उसके बाद क्या करना है, हमने अगर हम जैसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए हमने लाइसेंस ऐड करना होता है, तो यहाँ पे जाके ऐड न्यू फाइल, क्रिएट न्यू फाइल कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही टाइप करना कैपिटल्स में और सेम स्पेलिंग होने चाहिए लाइसेंस। ये देखो जब भी लाइसेंस ऐसे टाइप किया तो नीचे आ गया चूज़ अ लाइसेंस टेम्पलेट, ओके करके यहाँ पे। और यहाँ पे अगर ओपन सोर्स है तो हम ज़्यादातर MIT लाइसेंस यूज़ करते हैं। और ये आ गई उसकी वर्डिंग, रिव्यू एंड सबमिट कर दो एक बार, ये आ गया अपना जो भी है लाइसेंस में। और अब इसको क्या करना है, कॉपी कर लो एक बार, या कॉपी नहीं सीधा कमिट कर दो, कमिट डायरेक्टली टू मेन ब्रांच। हम पुल रिक्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम बेसिक रख रहे हैं, अभी मेन ब्रांच है। कमिट कर दिया हमने डायरेक्टली, यहाँ से कमिट हो गया हमारा। इस पर जो ऑनलाइन है उस पर एक एक्स्ट्रा फाइल आ गई लाइसेंस। तो हम क्या करेंगे, पुल करने का मतलब जो भी हमारे चेंजेस रिमोट में हैं, मतलब इंटरनेट पे पड़े हैं, उनको हमने अपनी लोकल रिपॉजिटरी पे लेके आना है। तो हम कमांड रन करेंगे गिट पुल, ये मैंने कैपिटल में कर दी, शायद गलत हो गया ये, गिट पुल। ये देखो लाइसेंस वाली हमारी जो है वो आ गई, पुल हो गई। अब हम गिट स्टेटस करके चेक करते हैं।
ये देखो, वर्किंग ट्री क्लीन और ब्रांचेज अप टू डेट। ये था बेसिक हमारा जो गिटहब को यूज़ करने का तरीका है। और मेरी एक बार प्रोफाइल है, वो उसका लिंक बता देता हूँ आपको, उसको फॉलो भी कर लेना आप। ये प्रोफाइल है मेरी गिटहब की, और ये जो रिपॉजिटरीज़ हैं वो भी डाली हुई हैं। प्राइवेट वाली तो आपको शो नहीं होंगी, जो पब्लिक वाली हैं वो सारी शो हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा बेसिक गिटहब का। और ये हमारा वर्जन कंट्रोल कंप्लीट होता है। वीडियो इसकी हमने रिकॉर्ड कर लिया है और आपको मिल भी जाएगी इसकी, शायद यूट्यूब पे अपलोड करें। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना फ्लटर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। हमने जो शेड्यूल भेजा था उसमें 4 दिन रखे थे, हमने 2 दिनों का काम तो 1 दिन में कर लिया, और एक और दिन का करना है, उसमें भी 2 दिनों का हो जाएगा, तो बाकी पूरा हफ्ता आप फ्री होंगे। ठीक है। और ऑनलाइन है हमारा ऐप डेवलपमेंट का, तो हमें सबसे आसानी है बाकी जो भी इंटर्नशिप हो रही है। और अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ लो अभी। और अटेंडेंस का लिंक है जो, वो मैं मैसेज में शेयर कर रहा हूँ, वो सभी भर दो। जिसको भी डाउट है वो पूछ लो। अभी 10 मिनट हैं हम। हेलो अमानत। हाँ जी, कौन? वो बताना, लाइसेंस वाला क्या था, लास्ट में बताया था जो। एक बार मैं लिंक शेयर करना फिर बताना। अच्छा। मैंने जो लिंक है वो डाल दिया, वो भर दो अपना। ये मैं बस मीटिंग के एंड तक ही ओपन रखूँगा ये। ठीक है। और अब यशिक क्या कह रहा था तू? ओह, जैसे नहीं बताया नहीं, जो लाइसेंस वाला होता है कमिट करने के बाद क्रिएट करके फाइल, वो वाला पार्ट वो नहीं क्लियर हुआ। की नहीं क्लियर होया? जब ये बनाना नहीं क्लियर होया भी किमें बनाया है लाइसेंस? नहीं, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਉਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੇ ਪੈਕੇਜ 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅਪਲੋਡ ਫਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਪਲੋਡ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਸ 'ਤੇ ਕਮਿਟ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਲੋਕਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਊ। अच्छा, ठीक, ओके। कोई और डाउट किसी का? अनीश अपना जी सर। गीतांश कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो अभी शायद डाउट है नहीं। अपना जेड़ा क्लास है वो सिर्फ 2 ही लगेंगी इस वीक में, मुझे लग रहा है, या 3 लग जाएंगी, क्योंकि हमारा कोर्स हो जाएगा उतने में कंप्लीट। तो ज़्यादा हमारे वो नहीं रहेगी टेंशन ऊपर दिमाग पे। तो एक बार, मुझे नहीं लग रहा अब कोई डाउट है, एक बार सभी लिंक भर दो। मैं थोड़े टाइम में उसको बंद कर दूंगा फिर फॉर्म्स को। ठीक है, चलो बंद करते हैं मीटिंग अभी। अब अगर किसी का डाउट है तो एक बार फिर बता दो। चलो करना। हाँ, ब्रदर ये पूछ रहा था, मतलब इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो डालना जरूरी है या वीएस कोड से हो जाएगा? अब हम वीएस कोड में ही करेंगे यार, एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं करेंगे। हाँ, उसकी ज़रूरत तो नहीं है? ना मतलब डालना पड़ेगा, ज़रूरी है वो, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन आती है, उससे हम जो भी फ्लटर के लिए ज़रूरी है वो करने के लिए, जो हम एमुलेटर डिवाइस बनाएंगे ना, उसके लिए ज़रूरी है। इंस्टॉल मतलब करना पड़ेगा अभी? हाँ, एक बार करना पड़ेगा। लगभग 20 GB की सारी इंस्टॉलेशन है फ्लटर के लिए, वो उतनी स्पेस फ्री होनी चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है जी। कोई और डाउट हो यार किसी का?
चलो ठीक कल है। की टाइमिंग सेम रहेगी? क्या टाइमिंग्स कल की सेम ही रहेगी? टाइमिंग्स यार कल की बता देंगे। आज फर्स्ट ईयर का जो वो था एग्ज़ाम था उसके कारण है। वैसे तो 9 से 11 रखा करेंगे रोज़ सुबह, वो शेड्यूल भी आगे भेज दिया मैंने। 9 से 11 हुआ करेगी क्लास, 2 घंटे कहने के लिए। आज तो देखो हमारी 1 घंटा 20 मिनट की हुई है अभी तक, तो हमारा लेकिन कोर्स पूरा हो गया। वहाँ शो मैंने 2 घंटे का किया है। कल ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे होगी क्लास। अगर कोई डाउट हो यार आपको तो ग्रुप में डाल देना। इसके बाद बंद करने लगा हूँ, चलो मैं मीट। इमोशनल बंदा वार्ता लुच्चे बंदे दी उम्र